अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, इस वक्त कतर दोहा में जो है हंगामी बुनियादों पर इस्लामी जो कौमें हैं, अक़वाम है, उनका इजलास इस वक्त जारी है। OIC का हंगामी इजलास तलब किया गया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल भी मौजूद हैं, इसहाक डार साहब भी मौजूद हैं और दीगर वज़रा भी इस इजलास में शिरकत के लिए पहुँचे हैं। हंगामी इजलास इसलिए तलब किया गया कि इजराइल ने गुज़श्ता दिनों जो है वो दोहा में एक हमला किया, जिसके बारे में बहुत ही मुबहिम बातें सामने आई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पहले ये कहा गया कि हमें इसके बारे में पता नहीं था, लाताल्लुकी का इजहार किया गया, फिर थोड़ी इजहार बरहमी भी की गई और फिर आज हमने देखा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के हमरा इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तासुर दिया कि सदर जो ट्रंप है उनकी जानिब से गैर मुतज़लज़ल हिमायत उन्हें हासिल है और यूँ महसूस हो रहा है कि अमरीका भी अब कन्फ्यूज़ है कि आया वो किस तरफ जाकर बैठेगा। ऑन दी अदर हैंड, राइट फ्राम 1969 टिल 2025, 1969 में जो इजलास हुआ था OIC में, जिसमें व्हेन मस्जिद अक्सा वॉज अटैक्ड और जो 8 साल पुरानी रूफ है दैट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय सेहूनीज़, और आज हम देख रहे हैं कि ये हंगामी इजलास और OIC का जो सेंटर ऑफ अटेंशन, ये सेंटर ऑफ सब्जेक्ट है, वो हमेशा से गज़ा रहा है, पैलेस्टाइन रहा है। देखना ये है कि इस एलामिये में चूँकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी गुफ्तगू कर रहे हैं, साथ साथ वो भी डिस्कस करेंगे इस हंगामी इजलास के नतीजे में क्या अरब ममालिक और तमाम तर 57 मुस्लिम ममालिक कोई एक ऐसी अरब लीग या अरब नेटो के नाम पर कोई ऐसा रूम फंक्शनल बनाएंगे, जिसके बारे में ईरानी सदर भी कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि अब हमें ऐसा कोई इक़दाम करना पड़ेगा और तमाम तर जो मुसलमान ममालिक हैं उन्हें इसराइल के ख़िलाफ़ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा एलानिये में होता है और फिर अब्राहमिक अकॉर्ड, इसकी क्या अहमियत रह जाती है इस पूरे एपिसोड के बाद। मुझे ज्वाइन किया है पैनल में शमशाद खान साहब ने, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, इनके साथ साथ दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। शमशाद साहब, हमने देखा कि दोहा में जो कुछ हुआ है, अमेरिका की एक बहुत बड़ी मिलिट्री बेस वहाँ पर पाई जाती है। कहा यह जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था जिस तरीके से हुआ है और जिस तरीके से फ़लस्तीनी तंजीम को निशाना बनाने का प्लान किया गया। क्या आप समझते हैं कि UN को ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं और UN के चार्टर के मुताबिक वैसे तो इजराइल बहुत सारे क्राइम का मुर्तकिब ठहरता है, वॉर क्राइम्स का, उस पर तो अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद कोई हरकत होगी? देखिए, ये कोई पहली मर्तबा इस किस्म की बात नहीं हो रही, ये एक रिवायत बन चुकी है। मुस्लिम दुनिया के खिलाफ बराबर कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मा के पास कोई न हिम्मत है न स्ट्रेटजी है। और जहाँ तक यूनाइटेड नेशंस का ताल्लुक है, तो यूनाइटेड नेशंस को ऑलमोस्ट अब एक स्लीपिंग एंटिटी है। जो सर्द जंग के ज़माने में कुछ थोड़ा बहुत रोल था, जब 2 ब्लॉक्स होते थे, सोवियत ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक। अब तो यूनाइटेड नेशंस के फैसले भी सिर्फ वॉशिंगटन में होते हैं, न्यूयॉर्क में नहीं होते। अब ये अच्छी बात है, बहरहाल एक हौसला अफजा बात है कि इस्लामी मुल्कों में थोड़ी सी कुछ कॉन्शियसनेस हुई है और ये दोहा में जो कुछ हुआ है उसके जवाब में ये समिट बुलाई गई है। लेकिन इससे पहले बहुत समिट्स हो चुकी हैं। मैं बता दूं, ये आपने कहा ना कुछ 69 की समिट का जिक्र किया, मैं कहता हूँ बेतहाशा समिट्स हो चुकी हैं। अरबों की समिट्स हुई हैं, इस्लामी समिट्स हुई हैं, लेकिन सवाए बयान स्टेटमेंट्स जिस किस्म के अभी हो रहे हैं, दोहा में भी बयान दिए जा रहे हैं, ये है कि जरा छोटी तकरीरें की जा रही हैं, वरना हमारे मुसलमान लोग जो हैं, इस्लामी मुल्कों के जो लोग बोलने वाले हैं, वो लंबी तकरीरें करते हैं। तो 57 मुल्क हैं इस्लामी दुनिया में। आपको पहले अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लीजिए, इस 57 मुल्क जो हैं दुनिया की 1/4 इलाका है जिसको ये ऑक्युपाई रखते हैं, और इतनी ही आबादी है। और दुनिया के जो तेल और एनर्जी के ज़खायर हैं वो ऑलमोस्ट 70% रखते हैं इनके पास, और 60% इनके पास मटीरियल रिसोर्सेज हैं जो सनती प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इस और इतना कुछ अमीर होने के बावजूद मुस्लिम दुनिया जो है वो इतनी गरीब है पूरी की पूरी कि दुनिया की GDP का सिर्फ 5% हिस्सा है। तजारत का कोई हिस्सा है ही नहीं मुस्लिम दुनिया का।
तो जीडीपी में 5% हिस्सा है और सारी दौलत ये 5-6 जो खलीजी रियासतें हैं इनके पास है। ठीक। और इनकी दौलत जो है वो बुनियादी तौर पर इनकी दौलत नहीं है, वो मगरब की दौलत है, क्योंकि जब से ये आज़ाद हुए हैं ये मगरबी ममालिक ने ही जो थी उस्मानिया खिलाफत उसके खिलाफ करवा के साजिशें इनको अरबों को सुल्तान, अमीर और बादशाह बना दिया था। और अब इनकी आज़ादी हर चीज जो है उसकी जो मिल्कियत है वो अमेरिका के पास है, यूरोप है या अमेरिका है। और डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ हफ्ते पहले आपको याद होगा कतर गए थे, खलीजी रियासत आया था और वहां पे बादशाह डोनाल्ड ट्रंप था और ये सारे के सारे शहजादे ऐसा लग रहा था कि वो उसके गुलाम हैं। ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ले गया वहां से। एक $450 मिलियन का जहाज कतर के अमीर ने तोहफे में दिया उसको। और ये है कमिटमेंट्स उसने कर दी थी कि भी ईरान के खिलाफ इनको शोर कर दिया। असल इनको खतरा ईरान से है जो कि बहुत एग्जैजरेटेड परसेप्शन है। ईरान ने कभी इनके खिलाफ जारहाना कार्रवाई नहीं की और ना उनके अज़ाइम हैं। बदकिस्मती यही है कि आपस में मुस्लिम दुनिया डिवाइडेड है जिसका फायदा इसराइल ने उठाया। और जो ट्रंप आया था पहली टेन्योर में आपको अंदाजा हो जाएगा कि उस वक्त से इसने कारोबार जितना शुरू किया है अपनी प्रेसिडेंसी का वो सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू को खुश करने के लिए किया था। आते ही 2016 में 2016 में पहली टर्म में इसने जो ईरान के साथ एक बहुत अच्छा न्यूक्लियर डील नेगोशिएट हुआ था, 9 साल लगे थे उसको। 5 बड़ी ताकतें जो हैं सलामती कौंसिल की उन्होंने नेगोशिएट और जुलाई 2015 में वो फाइनलाइज हुआ, साइन हो गया और इसने 2016 में डील को कैंसिल कर दिया सिर्फ नेतन्याहू की ख्वाहिश पूरी कर। फिर नेतन्याहू की ख्वाहिश पर उसने जेरूसलम को इस्राइल का कैपिटल रिकॉग्नाइज किया, अपनी सिफारत जो अमेरिका की एम्बेसी है वो वहां शिफ्ट की। और फिर इस पे सितम ये शमशाद साहब आपने बड़ा बेहतरीन इसको बयान किया है कि अरब ममालिक ने एक्चुअली जनरल साहब फिर रिकग्नाइज भी करना शुरू कर दिया इजराइल को और फिर किया भी। बहुत सारे ममालिक ने तो बराह रास्त तिजारत शुरू कर दी, यानी कि हम इस पे किसी को क्या ही दोष दें, लेकिन जी देखे ना उस वक्त कतर से रिकग्नाइज करवा लिया, मोरक्को से करवा लिया, ये जो है बहरैन से करवा लिया और सऊदी अरब करने जा रहा था कि इसकी टर्म खत्म हो गई डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप खत्म हुई और उसके बाद फिर ये और फिर ये एज्यूम भी किया जाता था। शमशाद साहब आपने बिल्कुल सही कहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब जब वापस आए तो ये काम होगा और पिछले दिनों हम इस बारे में बात भी कर रहे थे। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और भी है और वो ये है, जनरल साहब आप जरा इसका खुलासा कीजिएगा। जब अरब ममालिक टोटली डिपेंडेंट हैं अमेरिका के ताल्लुकात पर, अमेरिका के साथ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा देते हैं माहिदों के अंदर और फिर वेस्ट से बड़े इंस्पायर्ड हैं, ऐसे मौके पे क्या ये रियलाइजेशन हो गई है कि इनफ इज इनफ? देखिए, मैं शायद पेसिमिस्टिक हूँ इस सिलसिले में कि मुझे उम्मीद नहीं है कि इससे कुछ कोई बहुत बड़ी चीज बरामद होगी। अच्छा, आपको ऐलान भी कर देंगे, कोई उम्मीद नहीं है कि ये हंगामी इजलास से कोई ऐसा ऐलान सामने आए? जी नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसा भी शमशाद साहब फरमा रहे थे, मैं उनसे 100% मुत्तफिक भी हूँ। मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ट्रंप साहब ने जाते जाते गोलान हाइट्स थी वो भी इजराइल को गिफ्ट कर गए थे और फिर उनके सेंटकॉम का दायरा इख्तियार था वो पहले पाकिस्तान तक खत्म हो जाता, इजराइल से पहले खत्म हो जाता था। पाक हिंद जो बॉर्डर है वहां से शुरू होता था, इजराइल के बॉर्डर से पहले खत्म होता। जाने से पहले उसको भी इंक्लूड कर गए। मैं उस वक्त भी कह रहा था किसी कोई ना कोई इसकी वजह है जो कर गए हैं। फिर हम देखें ना, अब्राहम अकॉर्ड्स की बात करें, डील ऑफ द सेंचुरी की बात करें, कौन लोग उसमें शामिल थे, किन किया उन्होंने? आप इस वक्त तकसीम है, डिवाइडेड हैं और डिविजन्स का उन्होंने बड़े मनसूबाबंदी से की है। आप देखिए ना कि लीबिया को तबाह कर दिया गया, इराक को तबाह कर दिया गया, सीरिया का भी हाल देखिए क्या हो गया। इजलास को बुलाने का वो भी कतर और दोहा में, मतलब उनके कैपिटल में बुलाने का फिर क्या फायदा? जो ठीक है इजलास बुलाएं, मुझे खुशी है इजलास बुलाएं, मुझे भी खुशी है कि सब लोग मिलकर बैठ के बात करेंगे। लेकिन जो डर मुझे इस चीज का है ना कि जब आप इजलास से बाहर निकलेंगे उसके बाद फिर सबको अपने अपने फायदे नजर आएंगे, अपने अपना नुकसान नजर आएगा, सब चुप करके बैठ जाएंगे, ऐलानात फिर भी होते रहेंगे। आप एक सेंट्रल सेक्रेटरीट बना लेंगे, क्या कर लेंगे उससे? आप इजराइल को क्या उसका नुकसान पहुंचाएंगे? इसको आप देखिए, गजा में फलस्तीनियों की शहादतें होती रही, हम बयानात के अलावा कुछ नहीं कर सके। हमसे ज्यादा तो मगरबी दुनिया के लोग खड़े हुए इस बात पे, इस्लामी दुनिया के लोग तो खड़े भी नहीं हुए इस चीज पे। अगर ये गजा का मसला ना शुरू होता, हमास का हमला ना करता, वैसे इसका ताल्लुक
किसी के साथ है नहीं, लेकिन आपने चूँकि जिक्र कर दिया, टर्की में इजरायली ब्रांड्स का बॉयकॉट हुआ, वहाँ पर लोग लाखों की तादाद में निकले, उन्होंने बाकायदा ब्रांड्स की तोड़फोड़ की। और अभी बताया ही जा रहा है, TRT की खबर है कि तकरीबन 500 से ज़ायद जो आउटलेट्स हैं मुख्तलिफ इजरायली खाने पीने की या दूसरी चीज़ों की, वो बंद हो गई हैं, बैंकक्रप्ट हो गई हैं, क्योंकि पैसा जनरेट नहीं हो रहा उनसे, तो वो बंद हो गई हैं। टर्की में कौमें ऐसा भी करती हैं? जी करती हैं, गैरत वाली कौमें तो बहुत कुछ करती हैं इसमें। जी गजा को तबाह होते, गजा का अगर ये मसला शुरू ना होता हमास का, तो सऊदी अरेबिया और इसराइल के ताल्लुकात तो बहुत आगे तक बढ़ गए हुए थे। और लग यूं रहा था कि गजा का मसला ना होता तो सऊदी अरेबिया और इसराइल के आपस में सफारती ताल्लुकात भी बन जाते, और उसके बाद शायद पाकिस्तान पे भी ये प्रेशर पड़ता, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया। नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर ये वाला काम ना होता तो पाकिस्तान पे ये प्रेशर पड़ता कि वो रिकॉग्नाइज कर ले इजराइल को? जी अगर सऊदी अरेबिया अगर रिकॉग्नाइज कर ले तो फिर पाकिस्तान के पास तो कोई जवाब नहीं रह जाएगा ना। पाकिस्तान का प्रेशर यही पड़ेगा। क्या बताइए, अपनी आइडियोलॉजी लगता है कायद आज़म ने तो हमें वैसे ही बता जी। बात यह है कि हमारे यहाँ से तो आवाजें उठती रही ना, हमारे यहाँ से तो आवाजें उठती है ना। बदकिस्मती ये है कि हम तो अपनी हमारे लिए दरअसल वो आवाजें ये होती हैं, वो जो मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, वो जो हर कौम में शामिल होते हैं, हमारे भी बदकिस्मती से हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के इंडिया को भी सपोर्ट करते रहे हैं, ड्यूरिंग जंग करते रहे हैं, जंग से पहले करते रहे हैं, बाद में करते रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसराइल को भी सपोर्ट करते रहे। लेकिन ऐसे लोगों को हम जानते भी पहचानते भी हैं, और इनका खात्मा भी आपके सामने ही है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि हम इस पर थोड़ा और मज़ीद डिग आउट करें। शमशाद साहब, अब्राहमिक अकॉर्ड, आपको याद होगा तस्वीरें आवेज़ा की हुई थी, बैनर्स लगे हुए थे, और उसमें चाहे कतरी हो या फिर MBS हो, तमाम लोगों की तस्वीर लगाई गई थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के बगल में खड़े नेतन्याहू के साथ। अब ये खबरें सामने आई हैं कि शायद उसको भी रिवोक करने की तरफ चले जाएं अरब। आप समझते हैं पॉसिबल है? भी हो सकता है, असल में होना चाहिए। अरबों को पूरा अपना जो स्टैंड है इस सारे मसले पर, उसको रिविजिट करना है, क्योंकि इन्होंने अभी तक तो बिल्कुल टोटल गुलामी इख्तियार की हुई। जिस किस्म का सलूक ट्रंप इनके साथ कर रहा है, तो उसमें तो ये सब कुछ होना है। ये ट्रंप की जो पॉलिसी है उसका फायदा उठाकर नेतन्याहू ने ये सब किया है। उसने ना सिर्फ ये, बल्कि उसने तो ईरान पर हमला ट्रंप की शय पर किया है। तो मकसद मेरा कहने का है कि पूरी इस्लामिक दुनिया जो है उसका कोई भी सिक्योरिटी का जवाब नहीं है किसी जगह भी, क्योंकि वो खुद अपने लिए नहीं कुछ करते। लेकिन अल्लाह ताला ने भी तो यही कहा गया है ना कि अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा जो खुद अपनी मदद करेंगे। बदकिस्मती ये है कि इस्लामी दुनिया ने अपनी मदद करने का तो कभी सोचा ही नहीं है। इन्होंने तो ये आज़ाद हुए तो इन्होंने अपनी आज़ादी जो है वो गिरवी रख दी थी इन सब मगरब को। और जो जितनी भी उसके बाद जो है, अलबत्ता एक चीज मैं जरूर एक्नॉलेज करता हूँ, ये जो बद्दू लोग हैं, हालांकि ये बिल्कुल रेगिस्तानों से आए थे, लेकिन हुक्मरानियत के हवाले से इतनी अच्छी हुक्मरानियत इन्होंने अपने लोगों के लिए मुहैया की है कि मगरब में वहां के लोगों को अच्छी हुक्मरानियत नहीं मिली जितनी इन्होंने अपने लोगों को दी। कि सिचुएशन देखे, अमन के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, इंसाफ के हवाले से, क्राइम के हवाले से, हर तरीके से इनके यहाँ जिंदगी बहुत काबिल रश्क है। बल्कि मैं तो अक्सर ये कहा करता हूँ अपने हुक्मरानों को, खुदा के लिए पाकिस्तान को एक ठेके पे दे दो, सऊदी अरब को या अमारात को या कतर को, कि वो 40-50 साल हमें एक कौम बना दे, हमारी फौज को फौज बना दे, हमारी कौम को कौम बना दे, पुलिस को पुलिस बना दे, ब्यूरोक्रेट्स को ब्यूरोक्रेट्स बना दे, इंसाफ मुहैया करना सिखा दे। यानी ये सब अच्छी चीजें करते हैं अपने लिए, लेकिन जहां तक लार्जर मुफादात हैं, जहां पे मगरब पे डिपेंडेंट किया हुआ है, वहां वो अपने लिए ये सब कुछ देखिए ना जिल्लत उठा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैं पिछली 2 दिहाइयों से एक बात पे जोर दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब तक मुस्लिम दुनिया एक मुस्लिम नेटो अलायंस नहीं पैदा करेगी, मुस्लिम नेटो
वो उसको नेटो का तो नाम तो उनका अटलांटिक की वजह से है, लेकिन आपको नाम देना होगा। अच्छा, वो जैसे दूसरा मैंने तो नाम कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं उसमें, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया, अमारात और कतर, ये 6 मुल्क, और 7वां मलेशिया, 8वां इंडोनेशिया। ये बड़े मुल्क हैं इस्लामिक दुनिया के, और टेक्नोलॉजी और तालीम के हवाले से बहुत आगे हैं, और मिलिट्री भी इनके पास पूरी अच्छी ताकत है। खास तौर पर पाकिस्तान का जो स्टेटस है एक इस्लामिक ताकत के तौर पर, तो ये सब हो सकता है बैलेंस करने के लिए, जंगें लड़ने के लिए नहीं। जब तक आप अपने और ये आप को सजेशन organize- शमशाद साहब, अब कमोबेश यही सजेशन जो है ईरान ने भी दिया है इस इजलास के अंदर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मुत्तहिद होकर ये कम मैं से कम बता ऐसी दूं, फोर्स ये तो मैं बनानी एक- पड़ेगी। जी जी, ऐसी ये फोर्स तो बता बनानी दूं, पड़ेगी, मेरी जरूरत है अभी- वक्त की। अभी ईरानियों के साथ मेरी अक्सर ये गुफ्तगू जारी है, कई पिछली 1 दिहाई से। मैं बता दूं, अभी हालिया चंद महीने पहले मेरी बात हुई है इन लोगों से, और उनको मैंने बताया कि जब तक तुम अनलेस यू राइज अबव योर इंटरनल डिफरेंसेस जो आपस के, उनको ऊपर छोड़ के ऊपर उठें, और ये मुस्लिम दुनिया के जो 8 मुल्क हैं, ये एक ऐसा ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बना लें जिसमें सिक्योरिटी होगी ऐसी, और पीछे चाइना और रशिया की सपोर्ट होगी, तो फिर देखिए बैलेंस दुनिया में कैसे पैदा होता है। जब तक प्रैक्टिकल लेवल पर और ये इस किस्म का बैलेंस करने के लिए बड़ा जरूरी है। मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले चूंकि आपने इत्तेहाद की बात की, फोर्स की बात की, जनरल साहब एक तो इस पे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि सिक्योरिटी मुआहदे हुए हैं यूएस और कतर के बीच में, हमने देखा ही है रिसेंटली भी जो हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सवाल ले लें कि मैं नहीं ये बात कर रही कि इजरायली अखबारात और उनके टीवी बात कर रहे हैं कि हमारा अगला निशाना टर्की और सऊदीया भी है। अब ज़ाहिर है कि टर्की का जो डिफेंस सिस्टम हमें पता है, और ज़ाहिर है कि हम साथ ही खड़े हैं, बट सऊदीया की जब बात आएगी तो पाकिस्तान विल बी देयर। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो दे रियली वांट टू फाइट एंड फेस पाकिस्तान। देखिए, नेतन्याहू का बयान तो ऑन रिकॉर्ड है ना कि 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास हम एटमी हथियार नहीं देखना चाहते, ईरान और पाकिस्तान। तो हमें इसमें कोई शक है कभी कि पाकिस्तान निशाने पर उनके नहीं है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, खान साहब भी बात कर रहे हैं कि ठीक है, इत्तेहाद की तो बहुत इंतहा जरूरत है। ये हमारे से ज्यादा उनकी जरूरत है, जिस वक्त बैठे सर जोड़ के बैठे हमारे मुल्क, उनकी जरूरत है इनके लिए। ये हम तो फिर भी अपना कुछ ना कुछ करने के काबिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके मसाइल हैं ये। आप अंदाजा कीजिए कि वो जो ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं, उसमें वो नऊज़ुबिल्लाह मदीना को भी और मक्का को भी इसमें शामिल कर रहे हैं लोग। ये कि हम वो दिन देखने के लिए हम तैयार हैं। क्या ये देख, बात यह है कि हमें जब तक हमने अब खतरे का इजहार करने के बजाय, सोचने के बजाय, हमने अपना सर रेत में देख के हम समझते हैं कि शायद ऐसा कोई गुजर जाएगा। और ट्रम्प साहब की बात भी यकीन कर, ट्रम्प साहब की पूरी फौज, बेहतरीन सिस्टम कतर में मौजूद था। ट्रम्प साहब के एयरफोर्स उस वक्त सर्विलेंस में कर रही थी, उस वक्त अटैक हो रहा था। RAF के जहाज उस वक्त सर्विलेंस करते हुए अटैक हो रहा था। कतर के अपने पास जो उनका सर्विलेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, वो भी शायद दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होगा। इसके वो कहाँ गए सारा कुछ? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सोचने वाली हैं। इसमें जज्बात से नहीं, हमें बड़ा होश से सोच के बैठ के काम करना पड़ेगा। और बहुत जरूरत है इस बात, जो खान से बात की, बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की, क्योंकि अगली बारी किसी भी की हो सकती है। और वो चूंकि इजराइल को रोकने को कोई तैयार नहीं है, इजराइल को रोकने को कोई तैयार नहीं है, ट्रम्प साहब तैयार नहीं है। आपको एक जो पुराने प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, उनका जब सेनेटर थे, उनका बयान भूल जाता है कि अगर इजराइल ना होता तो हमें उस खित्ते में इजराइल बनाना पड़ता है यहाँ पे। एग्जैक्टली। क्यों आप देखिए जो सीरिया में हुआ है, जिसके से रूस के जो असर रसूख था उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। और अब उन्होंने लेबनान को भी ऑफर किया था कि अगर आप हमास को डिसआर्म कर दें तो हम आपको बड़ा हेल्प करेंगे इसमें। तो अगर लेबनान इसको हिजबुल्लाह को, अगर हिजबुल्लाह भी हथियार डाल दे तो लेबनान को हड़प कर देगा इजराइल अगले दिन। तो ये जरूरत तो है इस बात की। क्या हम इसको रियलाइज करते हैं? क्या हम इस एक्चुअलाइज करने की जरूरत है हमें? डू वी हैव द करेज टू राइज अबव ऑल दीस इश्यूज? तो ओनली आई थिंक पाकिस्तान एंड मे बी टर्की। आई डोंट नो इंडोनेशिया करेगा इसमें नहीं करेगा। मुझे बहुत शक है कि UAE इसमें शामिल होगा, बहुत ज्यादा शक है सऊदी अरेबिया इसमें शामिल होगा। लेकिन अल्टीमेटली तो आपको इतनी मार पड़ चुकी है। बिफोर द राइट टाइम हम ज़ाहिर से बड़ा डिस्कस कर रहे हैं पेश जी,
बट अगेन आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया, मुझे ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं तो हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे कि क्या सारी बात अगर पाकिस्तान पर आकर रुक गई है तो हम फिर कहाँ देखें, कहाँ खड़े हुए हैं और हम क्या कर सकते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खान साहब, वक्त की कमी मैं चाहूँगी दोनों जो हैं अपना इस पर पॉइंट ऑफ व्यू दे दें मेहमान हमारे। मुझे बताइएगा पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है, चूँकि हमारे पास न्यूक्लियर भी है, एक स्ट्रेंथ भी है, हमने में दिखा भी दिया, इंडिया के थ्रू जो प्रॉक्सी लगने की कोशिश की गई थी हमने उसको मलियामेट भी कर दिया। तो किस हल की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए और अदर देन फोर्स बनाना, फ़लस्तीन के लिए भी कोई काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वैसे तो करना चाहिए। मुझसे पूछा है आपने? जी जी बिल्कुल खान साहब। देखिए, पाकिस्तान का रोल बहुत इंडिस्पेंसेबल है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस सारे मसले में जो इस्लामी दुनिया का इस वक्त डायलेमा है, मसले में ईरान, पाकिस्तान, टर्की, ये तीन ममालिक बुनियादी तौर पर बड़ी ताकतें हैं। मिलिट्री हवाले से, वैसे भी स्टेचर के हवाले से, हर लिहाज से तीनों का इकट्ठा होना जरूरी है। बाकी अरब ममालिक में मैं इजिप्ट को बिल्कुल अहमियत नहीं देता, वो तो है ही पिट्ठू अमेरिका का। तो जो इमारात, सऊदी अरेबिया और कतर, ये खलीज की रियासतें, इनका इसमें ज्वाइन करना जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि सिलेक्टिव कि ये इमारात कहे मैं नहीं करता, ये कहे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तीन बड़ी ताकतें जो खलीज की हैं, इनका बीच में शामिल। वो जो इंडोनेशिया और मलेशिया का मैंने कहा है, वो दुनिया का बैलेंस पॉपुलेशन के हवाले से मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में है। इस वजह से इंडोनेशिया जरूर ज्वाइन करेगा, मैं बता दूं। वो अच्छे मुसलमान हैं, मलेशिया भी और इंडोनेशिया भी। और इसमें कोई ये नहीं है कि आप लड़ाइयां या जंगें, कुछ चीजें खारजा पॉलिसी के थ्रू भी की जा सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी ये डिप्लोमेटिक मूव है। ये जो मैं कह रहा हूँ, जो मुस्लिम लीडरों की बात कर रहा हूँ, वो एक प्रिवेंटिव चीज है, बैलेंसिंग एक्ट है बस। और उसमें हमें चीन, रूस और सारे खित्ते की सपोर्ट हासिल होगी। बस हम लोग बैलेंस प्रोवाइड करेंगे, लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे। ये लड़ाइयों लड़ने के लिए नहीं अलायंस बनेगा, सिर्फ ये है कि वो बैलेंस करने के लिए आपके पास वो ताकत होनी चाहिए। इख्तलाफात से उठकर आप लोग इकट्ठे हो जाएं तो दुनिया डरेगी। ये इसराइल जैसा मुल्क, तो यदि फैसलाबाद से कम उसकी आबादी है, इसराइल की, यानी ये मुल्क जो है बतौर स्टेट के, उसके पास इतना छोटा मुल्क है, सिर्फ वो अमेरिका की शह पर लड़ाइयां लड़ रहा है। और अमेरिका को हमने ये बता दे रहे हैं कि अगर ये होगा तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। मैं बताऊं, ये ट्रंप जो है, ये बहुत अनट्रस्टवर्दी बंदा है, इसको कभी भी एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सियासतदान नहीं है। ये पहला सदर अमेरिका का आया जो इस कैटेगरी से है, जो जुआरी है, जुए खाने उनका मालिक है और गेम खेलता है जुए की जाती प्रॉफिट की खातिर। तो इस वजह से इसकी कोई बात में कंसिस्टेंसी नहीं है। और ये हमें ठीक है, इत्तेफाक से आजकल इसकी नजर करम है पाकिस्तान पर, लेकिन मैं बता दूं ये कभी भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। कुछ स्टेप जो है वो ज़रा पाकिस्तान को नीड्स टू बी टेकन हार्डली एंड हार्शली। जनरल साहब, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं चाहूँगी। मुझे बताएं कि नेटो जब यूक्रेन में बैठने की बात होती है तो ज़रा रशिया को इस पर एतराज़ है, ये बात उसने बताई भी है। और किसी भी फोर्स का बनना, इत्तेहाद बनना, ये नहीं होता कि आप कोई जंग करने की तैयारी करें। उसका ये होता है कि जो कमज़ोर ममालिक हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस 57 ममालिक में से हर मुल्क तो इस कैपेसिटी का नहीं है, तो उनको सहारा मिलने के लिए या उनको थोड़ा सा बेहतर जोन में रखने के लिए एक ऐसी फोर्स की तो ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो स्टांस अभी तक है अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन के बारे में, मनवा भी पाएगा? और जैसे खान साहब ने भी सजेशन दिया खलीज के बारे में, मान जाएंगे? पाकिस्तान तो पिवट है इस वक्त इस सारे इशू में। आप देख लीजिए, पाकिस्तान पिवट है। पाकिस्तान इज द बैलेंसिंग फैक्टर इन दिस एंटायर गेम। और पाकिस्तान को लीड लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को लीड ले। आई एम श्योर ईरान साथ शामिल होगा, तुर्की साथ शामिल होगा, क्योंकि पहले भी हम आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हमारे रहे हैं, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के। अब भी अगर तीनों मुल्क इकट्ठे हो जाए तो आप देखिएगा कि इस खत्ते की और इस रीजन की और मैं कहता हूँ दुनिया का जो बैलेंस ऑफ पावर है वो अल्टीमेटली इस तरफ टिल्ट कर जाए, क्योंकि ईरान और चीन और रशिया वो ऑलरेडी मतलब इस तरफ माइल हैं, इस तरफ माइल नहीं है बल्कि पूरी तरह इन्वॉल्व है यहाँ पे।
उनको ये पता है कि अगर इन ममालिक को कुछ नुकसान पहुंचते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान चीन का और रूस का होगा यहाँ से ये। तो इसलिए हमें ये पाकिस्तान को लीड लेनी चाहिए। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये इस्तात भी दी है, अल्लाह ताला ने ताकत भी दी है, पाकिस्तान का लोहा दुनिया ने माना भी है। और पाकिस्तान ने तो बड़े बारहा ऐलान किया अगर खुदा न खास्ता हरमैन शरीफैन को कोई खतरा हुआ तो पाकिस्तान तो अपनी जान पे खेल जाएगा। इसके साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ट्रम्प साहब, बल्कि अमेरिका, ये सब ये बात हो रही थी, मैं अगर एक तरफ कोबरा और एक तरफ अमेरिका हूं ना तो मैं कोबरा से रिस्क ले सकता हूँ, अमेरिका से रिस्क मैं नहीं ले सकता। पाकिस्तान को कहीं और फंसा के भारत से पाकिस्तान के ऊपर हमला करवाया जा सकता है। वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। और आई अंडरस्टैंड और आई नो कि भाई हमारे जो साथ हैं, ये जो सही कह रहे हैं अदल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। शमशाद अहमद खान, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ऐसा ही है, जब तक इंडिया को मार नहीं पड़ी थी, कोई फ़ोन नहीं आया था, कुछ नहीं हुआ था, जैसे ही मार पड़ना शुरू हुई हमारे सामने सारी स्टोरी सामने आ गई। बहरहाल ये वक्त आ गया है कि हम कोई स्टांस लें। हमसे मुराद है 57 ममालिक जो कि स्ट्रेंथ रखते हैं, 2 अरब की आबादी है, और इस आबादी को बचाने के लिए, एक पीसफुल दुनिया के लिए इक़दामात उठाने पड़ेंगे, ख़ास करके फ़लस्तीन के लिए। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं होती है, लेकिन भारत हमेशा कोई ना कोई छेड़छाड़ करता है। इस पर डिस्कशन करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हार जीत खेल का हिस्सा है, ये मैदान जंग नहीं कि मुखालिफ के साथ दुश्मनी पर उतरा जाए, मगर हमारा हमसाया भारत हमेशा ही ऐसी बुज़दिलाना और अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें करता दिखाई देता है। गुज़श्ता रोज़ होने वाले एशिया कप के मैच से पहले भारतीय मीडिया और आवाम ने सोशल मीडिया पर शोर बुलंद किया हुआ था कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। ICC की जानिब से हिदायत और कवानीन पर अमल दरामद करने की मजबूरी आड़े आई और भारतीय टीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मैच खेलना पड़ गया। तो उस पर भी भारत ने ओछे हथकंडे अपनाए। पहले पहल तो टॉस के वक्त मैच रेफरी ने दोनों टीम्स के कप्तानों को हैंडशेक करने से मना किया, जो कि क्रिकेट रूल्स के खिलाफ और मैच की स्पिरिट के भी खिलाफ है। और बादशाह मैच जीत जाने के बाद भारतीय कप्तान ने अपनी फतह को पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के साथ जोड़ दिया, उसके नाम कर दिया। यानी वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसके सबूत आज तक भारत दुनिया के सामने किसी फोरम पर पेश नहीं कर सका और जिसके बारे में खुद इंडियन अवाम और कई साबिक फौजी भारतीय हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हैं और करते दिखाई देते हैं। ये उन्हीं की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उसका नाम क्रिकेट मैच की फतह करके गोया मई के महीने में पाकिस्तान से जंगी मैदान में होने वाली शिकस्त और आलमी सिफारती महाज की नाकामी का बदला लेने की कोशिश की गई। सवाल ये है कि भारत खेल के मैदान को खेल क्यों नहीं समझता और क्यों नहीं रहने देता, और हर जगह पर इंतहा पसंद सोच से क्यों काम लेता है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की राह में भारतीय हुकूमत क्यों हमेशा रुकावटें डालती है और उसे सियासी अंदाज में चलाने की कोशिश करती है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने वक्त निकाला। कल हमने देखा कि पाकिस्तान और भारत का जो मैच हुआ, स्टार्टिंग से ही पॉलिटिक्स दिखाई गई, हाथ नहीं मिलाने दिया गया। फिर उसके बाद आपने देखा जो एंडिंग स्पीच थी जो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार ने किया, पाकिस्तान का इतना लेट रिस्पॉन्स क्यों गया इस पर? ये भी हैरत की बात है फरवा कि पाकिस्तान का लेट रिस्पॉन्स गया, कल ही करना चाहिए था। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को खत लिखा है कि जनाब मैच रेफरी को हटाया जाए, वरना हम इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कल ही पाकिस्तान को जो है वो स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामला जिस अंदाज से चल रहे हैं, जिस तरह के लोग पाकिस्तान क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं, जो चला रहे हैं, जो चेयरमैन साहब को मशवरे दे रहे हैं, वो बजाय इसके कि बुलंदी की तरफ ले जाने के पाकिस्तान क्रिकेट को पस्ती की तरफ ले जा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि देर आयत दुरुस्त आयत, फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है एक मौकिफ तो इख्तियार किया है, वरना भारतीय तो जश्न मना रहे थे। जो हमने राफेल तैयारे गिराए थे वो उसको नलीफाई करने के लिए खुश हो रहे थे कि हमने तो पाकिस्तान को हरा दिया। और आप उनका मीडिया देखें कितना जहर उगल रहा था कि हर आदमी और उनको अप्रिशिएट कर रहा था सूर्य कुमार यादव को कि उन्होंने बड़ा अच्छा किया जो तकरीर की। क्रिकेट में तो सियासत होनी नहीं चाहिए। ICC का जो अगर आप देखें लॉज उठाकर जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें तो कहीं सियासी बयान दे ही नहीं सकता कोई खिलाड़ी। मैच के बाद जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस होती है या पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले कदम उठाना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि अगर पाइक्राफ्ट को नहीं हटाया जाता फरवा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
को चाहिए कि वो बॉयकॉट करे, वो ना खेले, क्योंकि कब तक हम भारत के यानी हाथों आप में जो कह रहे हैं खेलते कि रहेंगे, एज कब पर तक? द लेटर जो उन्होंने आईसीसी को लिखा है कि हम मजीद मैचेस नहीं खेलेंगे अगर रेफरी को आप सस्पेंड नहीं करते या कोई एक्शन नहीं लेते। बट मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो हमेशा आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट से होता भी रहा है, वो ये है कि आईसीसी समहाउ ब्लैकमेल हो जाता है बीसीसीआई से। हमेशा हमने देखा है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो मैनिपुलेशन में बड़ा अच्छा है। क्या वजह क्या है, और क्या आपकी बार आपको लगता है कि थोड़ी मैनिपुलेशन कम होगी या यही होगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं जवाब दे दूं, जो खत लिखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उसमें ये लिखा है कि आईसीसी के इस मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को, जिसका ताल्लुक जिम्बाब्वे से, फौरन हटाया जाए। लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस खत में ये नहीं लिखा कि हम हिस्सा नहीं लेंगे ये वो, लेकिन उसके बाद अगला कदम जो होगा वो इंतहाई कदम होगा जो जराए पीसीबी के बता रहे हैं। और जहां तक आपने बात की कि आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी वजह सबसे बड़ा रुपया भैया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है, भारतीय स्पॉन्सर जो है, वो सारा पैसा लगा रहे हैं। आप देखें ब्रॉडकास्टर्स भी भारत के, फिर अगर आप दुबई क्रिकेट स्टेडियम में या अबू धाबी के शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में होर्डिंग देखें, सारे स्पॉन्सर्स भारत के। तो भारत को अपने पैसे पर, अपनी स्पॉन्सरशिप पर बड़ा जोम है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है, इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को। और ये नफरत की क्या वजह है विक साहब? क्योंकि खेल तो किसी भी कौम के दरमियान खेला जाए तो खेल को खेल की तरह लेना चाहिए, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तो हमेशा हम किताबों में भी बातें सुनते आ रहे हैं। वाई पहलगाम इशू, वाई टेररिज्म, और ये एक भारतीय कप्तान के मुंह से सुनना जो कि 1.5 अरब की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे बेहतर नहीं था कि आप मैच ना ही खेलते? बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो शोर बड़ा मचा था ना जब अब उसके बाद एशिया कप का जब शेड्यूल अनाउंस हुआ, तो भारतीय मीडिया ने, भारतीय साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने कहा कि भारत को नहीं खेलना चाहिए। आखिरी दिन तक वो कहते रहे। जब टीम आ गई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैच का बॉयकॉट करें, तमाशाई ना जाए, टीम को खेलने दें। तो बहुत सारी चीजें जो है वो पस मंजर में हो रही थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इकदाम अच्छा है, और ये जिस तरीके से भारत क्रिकेट की तबाही का सबब बन रहा है। ये क्रिकेट तो जेंटलमैन्स गेम कहलाता है ना, इसमें कोई सियासत नहीं आती, लेकिन सिर्फ भारत की वजह से तमाम तर मामलात खराब हो रहे हैं। मुझे लगता है दरार ना पड़ जाए। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सही लॉबिंग नहीं की है फरवा, मुझे लगता है, वरना आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के ममालिक को मिलाते, वो भी आपको सपोर्ट करते। अभी तो अकेला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस महाज पे जंग लड़ रहा है, और भारत को दुख इस बात का है कि 9 और 10 मई की रात को जो कुछ हुआ उसकी उन्हें शर्मिंदगी है। अब वो किस तरीके से उस शर्मिंदगी को अपने अवाम के सामने लेकर जाएंगे, क्या होगा? तो अब वो इसी में खुश है कि हमारे कप्तान ने जो है वो जिक्र कर दिया, हालांकि उसको यहाँ जिक्र नहीं करना चाहिए था। अगर उसको इतना शौक था कुछ कहने का तो दुबई में था, अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता। लेकिन उसने आईसीसी के इस एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया है, जो सरासर ज्यादती है। आपने लॉबिंग की बात की कि पाकिस्तान की लॉबिंग अच्छी नहीं थी। हमने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी देखा था कि जब इंडिया ने सिरे से इनकार कर दिया था कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में, फिर दुबई में अरेंजमेंट करवाया गया, और ज़ाहिर है कि एक ऑप्शन दुबई तो मौजूद होती है। बट आने वाले दिनों में हम बहुत सारी सीरीज़ भी देख रहे हैं, और ज़ाहिर है बीइंग अ पाकिस्तानी चाहते हैं बीइंग क्रिकेट जिंदा रहे, और इंडिया के साथ अगर खेलने का मौका मिलता तो व्हाई नॉट। लेकिन क्या आप मामला को मज़ीद बिगाड़ की तरफ जाते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल लग तो ये है कि जो क्रिकेट के मामला जो है वो बिगाड़ की तरफ रहे हैं। आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जिस अंदाज से चल रहा है, क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है, टीम की परफॉर्मेंस बड़ी खराब हो गई है। आयरलैंड से हार जाते हैं हम, अमेरिका से हार जाते हैं, जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, बांग्लादेश से हारते हैं, अफगानिस्तान से हारते हैं, तो हमारी क्रिकेट भी नीचे की तरफ जा रही है, जिसका दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं कि यार इनकी टीम ही बेकार है, ये तो इससे हारते हैं उससे हारते हैं, जिसकी वजह से हम लॉबी नहीं बना पा रहे। ये मोहसिन नकवी साहब, और वो खुद इतने मसरूफ है, वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, कभी यहाँ होते हैं कभी वहां होते हैं, उन्होंने दीगर लोगों पर, उनके जो मुशीर हैं वो चला रहे हैं दरअसल क्रिकेट, तो वो तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं ना। क्रिकेट तो सही सब में नहीं जा रही, इससे पाकिस्तान का नाम भी बदनाम हो रहा है, और इससे दीगर ममालिक खास तौर पर भारत फायदा उठा रहा है। अच्छा, लास्टली मैं आपसे टीम की परफॉर्मेंस के बारे में पूछना चाहूँगी। अगर हम मैच जीत जाते और फिर ये इंसिडेंट होता तो डेफिनेटली सिचुएशन कुछ और होती, बट आप क्या समझते हैं कहाँ हमने गलती कर दी टीम सिलेक्शन में? स्पिनर्स पे बड़ा रिलाई किया जा रहा था, और ये जब हमने कल स्कोर बोर्ड देखा है 127, हमें लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो इतना आराम से चेस नहीं करने देगी इंडिया को, बट बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई।
वैसे तो बोर्ड पर मोहसिन का हाथ है, मैं वो वाले मोहसिन नहीं कह रही, मोहसिन नकवी वाले मोहसिन, वैसे ही मोहसिन तो बहुत सारे हैं बोर्ड में, तो कहाँ गलती कर दी हमने बेग साहब? देखिए फरवा, एक तो हमने जो हमारे कोच ने कहा कि इंटेंट शो करें कि हम जाते ही गेंद को मैदान के बाहर देखना शुरू करने की कोशिश करते हैं। साहिब मंजूर गुज़िश्ता 5 में से 3 इनिंग्स में 0 पर आउट हुए, तो आखिर वो क्या है, आप 1-2 ओवर रुक जाएं उसके बाद खेलें। हमने जो इंटेंट अपनाई है ना कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे, जाते ही हमने जो है वो मुखालिफ टीम के बॉलिंग को तहस नहस कर देना, उसका हमें डिसएडवांटेज हुआ है। आप देखें हमारे 5 खिलाड़ी 60 से ज्यादा रन पर आउट हो गए थे, जिसकी वजह से मैच हमारे हाथ से निकल गया। बॉलिंग हमारी बेहतर थी, लेकिन आप 127 रन को कैसे डिफेंड करेंगे? वो तो शुक्र करें कि शाहीन शाह अफरीदी ने आखिर में 33 रन स्कोर कर दिए, साहबजादा फरहान खड़ा हो गया, 40 रन बना दिए। तो हमारी बॉलिंग फिर कैसे उसको डिफेंड करती, ये भी क्वेश्चन है। हमारी बैटिंग बड़ी मायूस कुन है। मोहम्मद हारिस को आप खिलाए जा रहे हैं, एक मैच में कमजोर टीम के खिलाफ वो रन करता है, वो हीरो बन जाता है। आप देखेंगे एक तो सिलेक्शन का मयार दुरुस्त नहीं है, उसकी वजह से भी पाकिस्तानी टीम में दूसरे आपका कप्तान जो है वो समझ में नहीं आता है कि ना वो बॉलिंग करता है ना वो बैटिंग कर रहा है, और वो टीम को लेके चल रहा है। तो गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। हमारा ओपनिंग नहीं चली, ओपनर्स नहीं चले, मिडिल ऑर्डर हमारा बैठ गया। वो बिल्कुल आपने यू करेक्टली सेड कि किस तरीके से हमें सारा मलबा तो बॉलर्स पे नहीं डालना चाहिए, कुछ बैट्समैन का भी किरदार होता है। इसकी जिम्मेदारी वैसे किस पे आयद होनी चाहिए बिग साहब? देखिए, इसकी जिम्मेदारी जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है, जिन्होंने अपॉइंट किया है माइक हैसन को 2 साल के लिए हजारों डॉलर ले रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन साहब को किसी ने मशवरा दे दिया कि स्ट्राइक फोर्स कैंप लगा दें। अब्दुल रज़ाक छक्के लगाने की प्रैक्टिस करा रहे थे। छक्कों से थोड़ी मैच जीता जाता है, जब तक आप सिंगल डबल्स न लें। आप जाकर सिर्फ इस हिटिंग करेंगे, हिटिंग से मैच नहीं जीता जाता। कल आप देखें उन्होंने कितनी अच्छी बैटिंग की, सूर्य कुमार यादव ने और फिर तिलक वर्मा ने, और शुरू में तो अभिषेक शर्मा ने मारा, लेकिन उन्होंने सेंसिबल बैटिंग की। तो आखिर इसकी जिम्मेदारी तो उन्हीं लोगों पर आयद होती ना जिन्होंने इनको लगाया है, जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है। आई होप कि ये बात जो आपने कही है ये किसी सेने इंसान तक पहुंच भी जाए। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब। और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तानी टीम कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। T20 जिसे कहा जाता है कि पाकिस्तान से कोई ये चीज़ छीन नहीं सकता, आज हमने उसमें भी थोड़ा सा जवाल देखा है, बल्कि काफ़ी जवाल देखा। लेकिन पहले भारत ने जो हरकत की है, पॉलिटिसाइज़ किया खेल के मैदान में, खेल को पॉलिटिसाइज़ किया, तमाम दुनिया के सामने किया, इस पर सख्त एक्शन ICC को लेना चाहिए। पाकिस्तान ने देर आए दुरुस्त आए कुछ एक्शन तो लिया। इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।